काम में जब कोई जाता है जी तो उससे एनवायरमेंटल फीस ली जाती है। तो वैसे ही अगर हिमाचल में बीइंग कलेक्टेड यहाँ पे भी लगाए जाते हैं, कई जगह पे ग्रीन टैक्स के पैसा लिया या जायका ने पैसा लिया तो बाद माइक्रो प्लान्स बनते हैं. सो वॉट एवर इज सपोज टू बी डन इन दोज एरियाज इज एसेंशियली द विल ऑफ द पब्लिक इन द एंड. कंपनसेशन जी तो वो कैसे रहता है, कितना रहता है? एक और चीज आती है, जैसे हम किसी परमिट की या कहीं की जगह जाते हैं, जैसे मान लीजिए खरीदी जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो एक फीस लगती है या फिर तो उस फीस का क्या होता है उसके? देखिए, हाँ जी, ये एक्चुअली इस तरह के जो साइट्स हैं जहाँ पे कोई परमिट्स लगते हैं या फीस ली जाती है, इसमें हमारे पास एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इको टूरिज्म सोसाइटी. सो बेसिकली अगर इको टूरिज्म सोसाइटीज़ की बात करें तो वैसे तो इको टूरिज्म सोसाइटीज़ हमारे 3 टियर सोसाइटीज़ हैं. एक हमारा है स्टेट लेवल पे, दैट इज़ नोन एज HP इकोसॉक, HP इको टूरिज्म सोसाइटी. हर एक सर्कल के लेवल पे एक सर्कल लेवल इको टूरिज्म सोसाइटी है. देयर सपोज टू बी अ डिविजनल लेवल इको टूरिज्म सोसाइटी ऑल्सो. जितना भी इस तरह का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होता है, उसमें से एज अ प्रिंसिपल एंड एज पर दी इको टूरिज्म पॉलिसी 20% जो है वो हिमाचल सरकार को रेवेन्यू के तौर पे डिपॉजिट कर दिया जाता है. 20% जो है वो जो हमारी HP इको टूरिज्म सोसाइटी है उनके पास डिपॉजिट कर दिया जाता है. और जो बाकी का 60% हमारे पास सर्कल लेवल पे बचता है, उसको हम जो हमारे एसेट्स हैं जहाँ से ये रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास, उन्हीं एसेट्स के रख रखाव और अपग्रेडेशन के लिए वापस प्लाउ बैक किया जाता है. मैं वैसे जैसे अभी सुनने में आता है कि भूटान में जब कोई जाता है जी तो उससे एनवायरमेंटल फीस ली जाती है, तो वैसे अगर हिमाचल मान लीजिए ली जाती है फीस, जी. तो क्या लगता है कि कितना वो चीज़ होती है? क्योंकि कैपेसिटी बढ़ रही है, आप देखेंगे कि सैटरडे संडे को एकदम से फ्लड आता है, मतलब जी रश आता जी है, लोग आते जी हैं घूमने जी आते हैं। जी जी और धर्मशाला में प्रोडक्ट्स की एक या मनाली की बात कर सकते हैं जी. तो रिसोर्स तो उतने से ही लिमिटेड है. आई थिंक ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एरियाज एंड the end at which such taxes are being collected, यहाँ पे भी लगाए जाते हैं, कई जगह पे ग्रीन टैक्स के नाम से है. बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ ग्रीन टैक्स लगाए गए हैं वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ नॉट द वन हु इज़ कलेक्टिंग दैट ग्रीन टैक्स. सो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है उसके थ्रू वो ग्रीन टैक्स कलेक्ट किया जाता है. सो दैट मनी इज़ नॉट बीइंग प्लाउड बैक टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एनी मैनर. तो क्योंकि आपने ये सवाल उठाया तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ ज़रूर है जो फ्यूचरिस्टिक वे में देखी जा सकती है कि हाउ टू अचीव अ कन्वर्जेंस ऑन दैट, कि जो ग्रीन टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है उसको भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके रख रखाव के लिए या अपग्रेडेशन के लिए, हाँ, सस्टेनेबिलिटी के लिए कैसे प्लाउ बैक किया जाए. दिस इज समथिंग दैट कैन बी सीन. जी मैम, फॉरेस्ट के साथ ही जैसे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट आपके साथ जुड़े हैं, जैसे लाइक जायका की बात करो या फिर KWF की बात करो, तो वो उनका काम क्या रहता है? हम सुनते हैं यार कि वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया या जायका ने पैसा दिया, तो काम क्या होता है, वो क्या काम? देखिए, काम तो जब कोई फॉरेस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट होता है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट चल रहा है तो बेसिकली काम तो कोर फॉरेस्ट्री रहेगा ही रहेगा. अगर मैं KFW प्रोजेक्ट की बात करूं, KFW हम शॉर्ट में बोल देते हैं, वैसे ये हिमाचल प्रदेश क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट है. जो KFW एक जर्मन बैंक है, वो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है. तो इस प्रोजेक्ट में भी प्राइमरीली ये है कि होलिस्टिक तरीके से हम एक लैंडस्केप आइडेंटिफाई करते हैं. इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान बोला जाता है. तो आप उस एरिया का एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार करेंगे, उसमें जितनी भी तरह के उस एरिया को रिहैबिलिटेट करने के लिए इंटरवेंशन ज़रूरी हैं वो इस एरिया में की जाएंगी, चाहे वो एफॉरेस्टेशन है, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के काम है, कंटूर ट्रेंचिंग है, और ऐसा ही जायका में भी कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें कोर फॉरेस्ट्री के काम रहते ही रहते हैं. फ़र्क क्या रहता है, यूजुअली हम डिपार्टमेंटल स्कीम्स में भी जो है वो लोकल लोगों को शामिल करते हैं, राइट होल्डर्स को शामिल करते हैं, लेकिन
इन तरह के प्रोजेक्ट्स या स्कीम के थ्रू जो लोगों की सहभागिता होती है उसको बड़ी अच्छी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। जैसे अगर KFW की बात करें तो KFW में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो इस प्रोजेक्ट के साथ आया था, और वो ये कि जब हम कहीं प्लांटेशन करते हैं, फॉरेस्टेशन करते हैं, तो उस प्लांटेशन की कितनी जैव प्रतिशतता रहती है, यानी वो कितना % सर्वाइव करता है। तो इसमें 80% रखा गया था कि अगर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के बाद, और मॉनिटरिंग में भी एक मॉनिटरिंग जो है वो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग रहेगी, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग, तो अगर उसमें 80% आंकी जाती है उस प्लांटेशन की सर्वाइवल, तो एक इंसेंटिव बेस्ड मैकेनिज्म इस प्रोजेक्ट में प्रावधान था। और वो इंसेंटिव जो है वो उस सोसाइटी को या उस ग्रुप को वितरित कर दिया जाएगा उस प्लांटेशन को बचाने के लिए। जायका की अगर हम बात करें तो जायका में जो इंसेंटिव बेस्ड मैकेनिज्म है वो है बेसिकली इसमें अगर हमने स्मॉल सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के लिए इसमें प्रावधान है, अगर हमारे NTFP बेस्ड लाइवलीहुड्स हैं या अदरवाइज भी कुछ एक लाइवलीहुड्स हैं विच आर मोस्टली विमेन सेंट्रिक, SHGs में मोस्टली, हाँ जी, तो उनके लिए सीड मनी दी जाती है कि अगर कोई अपना छोटा मोटा कोई इस तरह का सस्टेनेबल कोई एंटरप्राइज शुरू करना चाहता है, जुड़ना चाहे हाँ, वो तो कैसे जुड़ सकता है? देखिए इसमें ना जब भी कोई इस तरह की स्कीम या प्रोजेक्ट आता है तो एक तो पहले उसमें एरिया डिफाइन रहता है। जैसे जायका प्रोजेक्ट तो मोस्टली पूरे स्टेट में है। जो KFW प्रोजेक्ट है, KFW प्रोजेक्ट कांगड़ा और चंबा ज़िला में चल रहा है। तो हर प्रोजेक्ट के सेट क्राइटेरिया डिफाइन रहते हैं कि आप इन क्राइटेरियाज के मुताबिक जो है वो एरिया सेलेक्ट करेंगे। सो इन एसेंस उन क्राइटेरियाज के मुताबिक ही फिर एरियाज जो है वो सेलेक्ट करने पड़ते हैं। फिर जब आपके एरिया सेलेक्ट हो जाते हैं, और एरिया सिलेक्शन में भी ऐसा नहीं है कि विभाग खुद जाएगा और पिन पॉइंट कर देगा, हाँ, मतलब टेक्निकली आपको पिन पॉइंट करना पड़ता है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें आपके लार्जली कौन से एरिया जो हैं वो फिट हो जाएंगे। बट देन दैट इज़ अगेन यूनिक फीचर ऑफ सच प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स कि आप इंटेंसिव तरीके से जो है वो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक अवेयरनेस रेज करते हैं, पब्लिक के साथ जो है वो PRA एक्सरसाइजेस होती हैं, उसके बाद माइक्रो प्लान्स बनते हैं। सो वॉट एवर इज सपोज टू बी डन इन दोज एरियाज इज एसेंशियली द विल ऑफ द पब्लिक इन द एंड। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब इनको थोड़ा डिफरेंट बनाती हैं। अभी बल्कि क्योंकि इंसेंटिव बेस्ड मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ तो एक थोड़ा सा और आपको बता दूँ, एक अभी हाल ही में एक स्कीम जो है नई वर्तमान सरकार में ही आई है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। उसमें भी ये प्रावधान है कि जैसे हमारे युवक मंडल हैं और कोई इंस्टीट्यूट्स हैं और ख़ासकर जो महिला मंडल हैं उनको शामिल किया जाएगा फॉर कैरिंग आउट प्लांटेशंस अंडर द स्कीम। और उन प्लांटेशन एरियाज़ का प्लांटेशन एज वेल एज आने वाले कुछ सालों का रख रखाव भी जो है वो उन्हीं सौंपा जाएगा। और 5 हेक्टेयर तक का एरिया जो है इसमें वो प्लांटेशन के लिए लिया जा सकता है। और इसमें भी सर्वाइवल बेस्ड इंसेंटिव का प्रावधान है। आपका सर्वाइवल के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर महिला मंडल को जो है वो कितना इंसेंटिव दिया जाएगा। एक और चीज़ है कंपनसेशन की जी, तो वो कैसे रहता है, कितना रहता है? कॉम्पनसेशन जो आप टर्म यूज़ करें, मोस्टली ये हमारा जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के केसेस हो जाते हैं उसमें कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो कॉम्पनसेशन का भी ऐसा है कि अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कोई डेथ हो जाती है किसी ह्यूमन की, उस केस में कॉम्पनसेशन की राशि 4 लाख रुपए है। अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर कोई ग्रीवियस इंजरी हो जाती है लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है तो 75,000 का देने का प्रावधान है। और अगर कोई सिंपल इंजरी रहती है तो 25,000 तक देने का प्रावधान है। प्रोसेस क्या रहता है इसका? कांटेक्ट किससे करना पड़ेगा? इसमें देखिए जी, कंटैक्ट तो ये कंसर्न DFO के साथ करना पड़ेगा थ्रू दी रेंज ऑफिसर ऑफ द एरिया।
और दूसरा इसमें जो हमारे कंसर्न्ड वहाँ का जो लोकल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे पंचायत प्रधान वगैरह होते हैं, और हमारा फील्ड ग्राउंड स्टाफ जो होता है, उन सब का रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म रहता है इसमें, जिसमें तथ्यों की रिपोर्ट होती है कि अगर इंजरी हुई है तो कैसे हुई है, कितनी हुई है, कैसे हुई है। और ऑफ कोर्स अगर ह्यूमन इंजरी है तो डॉक्टर्स जो संबंधित हैं, मेडिकल रिपोर्ट उनकी भी रहेगी, और अगर कैटल को नुकसान हुआ है तो जो कंसर्न वेटरनेरियंस हैं उनकी भी रिपोर्ट रहेगी इसमें। जहाँ तक पशुओं से संबंधित कॉम्पनसेशन है, तो अगर किसी के जैसे बफलोज जो हैं उनको कोई नुकसान पहुंचता है या कोई भैंस मारी जाती है तो उस केस में 30,000 रुपये का प्रावधान है। अगर जर्सी गाय या कोई जो हाइब्रिड की गाय वगैरह हैं उनमें 15,000 रुपये का प्रावधान है। तो इस तरह से अलग अलग प्रावधान है। जैसे शीप गोट वगैरह जो यूजुअली उसमें 6,000 रुपये तक का प्रावधान है। जी, ध्यान आ रहा है कि किसी का जमीन जंगल के साथ तो उसको खेत वाले नुकसान कर देते हैं, तो उसको कुछ प्रावधान है इसमें, कुछ फेंसिंग का या कुछ ऐसे कुछ? नहीं, देखिए जो हाँ जी, मतलब क्रॉप डैमेज रहता है, पर एज सच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू तो प्रावधान नहीं है, बट सोलर फेंसिंग वगैरह इफेक्टिव रहती है, जो आई एम श्योर कि हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके थ्रू ज़रूर इस तरह का प्रावधान रहता है कि लोग अपने खेतों में इस तरह की फेंसिंग कर सकें। और अच्छा, कुछ एक इक्विपमेंट ज़रूर होती है, बट दैट इज़ ऑल्सो कहीं कहीं पे किसी प्रोजेक्ट के तहत हमारे पास इस तरह का प्रावधान आता है, या कई बार जो हमारा वाइल्ड लाइफ विंग होता है उनके थ्रू कुछ एक इक्विपमेंट ऐसा होता है कि जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे ऑन द बाउंड्री ऑफ योर लैंड, तो वो हल्का सा आपको इट विल गिव यू अ शॉक टू द एनिमल, सो द एनिमल विल रन अवे। और सम अदर काइंड ऑफ इक्विपमेंट इट विल जस्ट फ्लैश लाइट, जो लाइट फ्लैश होने की वजह से लाइट फ्लैश होने की वजह से जो है वो जानवर को एक डेटरेंट हो जाता है। तो ये है। बाकी एक जो कारगर थोड़ा सा रहता है, हालांकि विभाग की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं, बट यूजुअली वाइल्ड बोर्स वगैरह या कुछ ऐसे जानवर जिनकी, तो कई बार अमूमन जो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स या साउथ इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि जो लोगों की प्राइवेट लैंड है उसके आसपास वो एक डीप ट्रेंच खोद देते हैं अपनी बाउंड्री के साथ साथ, तो जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए फिर वो क्रॉस करना थोड़ा एक मुश्किल हो जाता है, डेटरेंस हो जाता है। जैसे इसमें हॉस्पिटल में होता है नंबर 108 जैसे, जी जी, तो जैसे फायर में होता है अलग नंबर, तो वैसे क्या फॉरेस्ट में भी कुछ नंबर है जिसमें हम कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, ऐसा है कि एज फार एज फायर रिस्क इज़ कंसर्न, ये इसी साल एक नई पहल की गई है। एक स्टेट लेवल कंट्रोल रूम जो है वो डेजिग्नेट किया गया है। हमारे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बिलासपुर में बैठते हैं, तो उन्हीं के ऑफिस में जो है कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया है। और एक नंबर है वहाँ का, आपके माध्यम से अगर मैं शेयर कर लूँ, 01978 221 मैम एक बार फिर से रिपीट कर दें। 01978 221 616। जी, तो ये जो नंबर है इसमें कंप्लेंट भी की जा सकती है? नहीं, इसमें कंप्लेंट इन द सेंस कि फायर रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट्स हो, उसके रिलेटेड कोई जानकारी हो, कंप्लेंट हो, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके बता सकते हैं। हिमाचल में कहीं भी काम करेगा? हाँ जी, हाँ, हिमाचल में मतलब कहीं भी कहीं हिमाचल में कहीं से भी आप इसके ऊपर कॉल करिए और आप जानकारी या कंप्लेंट कर सकते हैं फायर रिलेटेड। इसके अलावा जैसे आई थिंक एवरीवन अवेयर होंगे ही, जो सीएम सेवा संकल्प है 1100 नंबर, उसके ऊपर भी फॉरेस्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कंप्लेंट हो तो वो की जा सकती है। और एक हमारे विभाग में एक डेडिकेटेड होशियार सिंह हेल्पलाइन करके है, उसमें भी अगर कोई कंप्लेंट जो है वो वन विभाग से रिलेटेड है तो 1090 उसका नंबर है, तो वहाँ पे भी जो है वो कॉल करके कंप्लेंट की जा सकती है। लास्ट में क्वेश्चन है कि अगर आप हिमाचल संभालते हैं तो किस तरह से संभालेंगे आप? देखिए, हिमाचल जो है अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं और सबका, हाँ जी, ऊना जैसा प्लेन एरिया है, हाँ जी, हाँ जी, और एक लाहौल जैसा
बिल्कुल हिली एरिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दोनों के लिए रिसोर्स भी अलग हैं, कंडीशंस भी अलग हैं। जी जी। और एक विजन भी अलग चाहिए। जी जी जी। तो वो कैसे देखते हैं देखिए, विजन जो है, जहाँ तक मैं अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करूँ ना, तो हिमाचल की प्राइमरीली, जैसा हमने बात की कि एक टूरिज्म प्रधान देश है, प्रदेश है, और लॉन्ग टर्म विजन जो है वो सस्टेन्ड डेवलपमेंट या सस्टेन्ड मैनेजमेंट, चाहे वो हम किसी भी रिसोर्स की बात करें, और ख़ासकर जब मैं कह रही हूँ कि किसी भी रिसोर्स, तो हमें हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जितने भी हैं, चाहे वो जल स्रोत हैं, हमारे वन स्रोत हैं, या और भी किसी किस्म के नेचुरल स्रोत हैं, हमको उनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जान और प्राण हैं इस प्रदेश का। बाकी भी हमारी जितनी इकोनॉमी है, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर है, चाहे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, या और भी किसी किस्म की इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं वो इनेविटेबली आके जो है उनके तार नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जुड़ जाते हैं। तो आपने क्योंकि मुझे कहा कि खैर हिमाचल संभालना तो एक बहुत बड़ी बात है, पर जिस बैकग्राउंड से और जिस प्रोफेशन से